हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको लीनियर अलजेब्रा का फंडामेंटल ऑपरेशन विद वेक्टर्स इन यूक्लिडियन स्पेस का टॉपिक कराने वाला हूं। इसका मतलब है कौन कौन वेक्टर का बेसिक्स और बेसिक वेक्टर का और इसमें कौन कौन से ऑपरेशंस मालूम होते हैं यूक्लिडियन स्पेस में, ये सब हमें जानना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक वेक्टर क्या होता है? अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी जिसकी मैग्नीट्यूड भी हो और जिसकी डायरेक्शन भी हो। मैग्नीट्यूड मतलब हो गया लेंथ की, मतलब कितनी लेंथ है उसकी, और डायरेक्शन मतलब किस दिशा में। जैसे कि फोर्स होता है, फोर्स में हमें दिखा रहता है कि इतना फोर्स लगाया जा रहा है और यहाँ से यहाँ तक लगाया जा रहा है, तो वो एक वेक्टर हो गया। ठीक है, तो वेक्टर को डिनोट कैसे करते हैं, पता कैसे चलेगा कि कोई वेक्टर है? तो ए के ऊपर जब ये एरो लगा रहता है ना, तो इसका मतलब होता है कि ए एक वेक्टर है, इससे ये पता चल रहा है। ठीक है, और जैसे कि हमें निकालना है कि ए बी वेक्टर निकालना है कि ए से ए, क्योंकि इसमें देखिए इसमें ये मैग्नीट्यूड दे रखा है और ये डायरेक्शन दे रखी है, तो ये वेक्टर है। तो ए बी वेक्टर क्या होगा? ए बी वेक्टर होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ ए। मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ बी का मतलब क्या हुआ? ओ से बी का वेक्टर, जैसे कि ये है ओ से बी का वेक्टर। तो इसकी मान लीजिए कि इसकी वैल्यू है अल्फा बीटा गामा। इसकी वैल्यू अल्फा बीटा गामा है, तो ओपी वेक्टर क्या होगा? ओपी वेक्टर होता है अल्फा, यहाँ की वैल्यू तो जीरो होगी क्योंकि जो ओ है ओरिजिन, ओरिजिन पे तो जीरो होगा, चाहे कुछ भी वैल्यू, कोई वैल्यू होगी नहीं, सब जीरो ही होगा क्योंकि जीरो पॉइंट है। तो अल्फा माइनस जीरो आई आई कैप, क्योंकि इसको आई एक्स में आई कैप कहते हैं, इसको जे कैप कहते हैं और इसको के कैप कहते हैं। तो कितना होगा इसका पोजिशन वेक्टर? क्या होगा? अल्फा माइनस जीरो आई कैप, बीटा माइनस जीरो जे कैप, और गामा माइनस जीरो के कैप। अब देखिए आ तो गई वैल्यू बी की, तो इसमें पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ बी बोलो या सिर्फ पोजीशन वेक्टर ऑफ बी बोलो। अगर बी की वैल्यू अल्फा बीटा गामा है और ए की वैल्यू मान लीजिए अल्फा वन बीटा वन और गामा वन है, तो ए बी वेक्टर क्या होगा? बी माइनस ए हो जाएगा। तो कितना होगा? अल्फा माइनस अल्फा वन आई कैप, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? अब उसके बाद पहले हम आपको मैं बताता हूँ पोजीशन वेक्टर से। इसमें पोजीशन वेक्टर आया था ना, तो इसमें देखिए ये ओरिजिन है, इसकी वैल्यू जीरो 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 होगी। एक्स ये आई कैप हो गया, ये जे कैप हो गया वाई के साथ, और जे जेड के साथ के कैप होता है हमेशा। ये एक यूक्लिडियन स्पेस का थ्री डायमेंशन है। हम जैसे हमें पता है ना थ्री डायमेंशन होता है, थ्री डी। तो थ्री डी का मतलब क्या हुआ? आर थ्री। जैसे ऊपर यहाँ लिखा है ना आर एन, यूक्लिडियन स्पेस आर एन। आर एन का मतलब हुआ कि आर की आर थ्री कर देंगे तो यहाँ पर तीन क्वांटिटी आ गई। जैसे इसमें एक्स वाई जेड आ गया, जैसे कि पी है, तो यहाँ पर ये बताया है। देखिए जैसे P है, ये ओरिजिन है, तो यहाँ पर लिखा है ओ पी इक्वल टू आर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये पोजीशन वेक्टर इसकी पोजीशन क्या है? तो आई जे के के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन ये है, क्योंकि इसकी क्वांटिटी यहाँ पर ये दे रखी है। ठीक है, तो अब इसके डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे? डायरेक्शन रेशियो होंगे एक्स वाई जेड, मतलब ये जो एक्स वाई जेड है यही डायरेक्शन रेशियो होंगे। और अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है एक वेक्टर का, इसका मान लीजिए हमें पी का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो पी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? जो इसके एक्स वाई जेड है ना, इनका ब्रैकेट मतलब रूट में इनका स्क्वायर कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर सिर्फ अगर टू डायमेंशन की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ एक्स वाई होंगे टू डायमेंशन में, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा मैग्नीट्यूड। ठीक है, और अगर हम थ्री डायमेंशन की बात करें तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हो गया। अगर मान लीजिए ये फोर डायमेंशन में होता तो इसमें हो जाता है जेड की जगह मान लीजिए एक्स वाई जेड और एक आ गया अल्फा, तो यहाँ पर हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। तो इसका मैग्नीट्यूड निकल गया। अब मैं आपको अगला बताता हूँ। अगला है डॉट प्रोडक्ट। वेक्टर का आता है डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट मतलब जैसे कि मान लीजिए एक्स एक एक्स एक्स इक्वल टू मैट्रिक्स में है एक्स वन वाई वन, ये बिलोंग करता है आर स्क्वायर, क्योंकि टू डी है। ठीक है, टू डायमेंशन में, क्योंकि दो है यहाँ पर तो टू टू डायमेंशन, तो आर टू हुआ। वैसे ही वाई भी हमने लेट कर लिया कि एक्स टू और वाई टू है, जो भी टू डायमेंशन में है। तो एक्स डॉट क्या हुआ? एक्स डॉट वाई क्या होगा? एक्स डॉट वाई होगा इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई। अगर मान लीजिए यहाँ पर एक और होता है, यहाँ पर वाई, अगर ये थ्री डायमेंशन में होता तो यहाँ पर जेड वन भी होता, जेड वन जेड टू, तो क्या हो जाता है एक्स वन एक्स टू प्लस वाई वन वाई टू प्लस जेड वन जेड टू। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट ऐसे निकालने, इसको याद कर लेना, क्योंकि जो आगे जो चैप्टर होगा ना लीनियर अलजेब्रा, उसमें इसका बहुत इस्तेमाल होने वाला है, क्योंकि अगर आपको बेसिक नहीं आएंगे तो आप आगे नहीं कर पाएंगे। एंगल बिटवीन टू वेक्टर। एंगल बिटवीन टू वेक्टर होता है cos थीटा इक्वल्स टू एक्स डॉट वाई, मतलब यही डॉट प्रोडक्ट डिवाइड में मैग्नीट्यूड। मैंने आपको आगे मैग्नीट्यूड निकालना सिखाया था ना, तो वैसे ही एक्स और वाई का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अगर आप यहाँ पर एरो ना लगाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जरूरी नहीं है इसको लगाना।
तो एक्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, एक्स का मैग्नीट्यूड होगा रूट में एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई वन का स्क्वायर, वैसे ही वाई का क्या होगा एक्स टू का स्क्वायर प्लस वाई टू का स्क्वायर। ठीक है, तो इन दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर दी और एक्स डॉट वाई जो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब उससे क्या करें, थीटा में से कॉस को इधर ले जाएंगे तो कॉस इनवर्स, फिर आप निकाल लेना कि थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी। जब मैं आपको एक क्वेश्चन करके देखा तब आपको समझ आएगा अच्छे से। देखिए यहाँ दिया है फाइंड एंगल बिटवीन एक्स, ये और वाई, इन दोनों एक्स और वाई के बीच में एंगल निकालना है। जैसा कि पहले हम डॉट प्रोडक्ट निकालें, क्योंकि हमें पता है कि जो कॉस थीटा है ना उसमें डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल होना ही है और मैग्नीट्यूड का भी। तो पहले डॉट प्रोडक्ट निकालें। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वन टू जा टू प्लस थ्री टू जा माइनस थ्री इंटू टू कितना माइनस सिक्स, तो माइनस सिक्स प्लस कर दिया तो कितना आया आंसर माइनस फोर। और वैसे इसका हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या निकलेगा, रूट में वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर जो कि होगा रूट फाइव। ऐसे ही वाई का क्या निकलेगा, टू स्क्वायर प्लस माइनस थ्री का स्क्वायर, माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन हो जाएगा, तो नाइन प्लस फोर कितना होता है थर्टीन, तो रूट थर्टीन आया। तो कॉस थीटा क्या निकलेगा, एक्स डॉट वाई हमने यहाँ निकाला था तो ये यहाँ पुट कर दिया, इन दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो और ठीक है, तो यहाँ पर कॉस थीटा ये वैल्यू आ जाती। फिर हमने क्या करा, कॉस को हम इस कॉस को हम इधर ले गए तो ये इधर से इधर गया, तो इधर ये बन गया ऐसे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये रूट 65 बन गया, तो ये आ गया हमारा आंसर। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, पर ये क्वेश्चन आते नहीं उतने, पर आ सकते हैं पेपर में अगर बेसिक बेसिक पूछा उन्होंने। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन टू और टू नॉन जीरो वेक्टर्स, नॉन जीरो मतलब जिनकी वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए और कुछ भी हो, वन टू थ्री फोर माइनस टू कुछ भी हो, जब दो नॉन जीरो वेक्टर एक्स एंड वाई आर ऑर्थोगोनल और परपेंडिकुलर इफ एंड ओनली इफ एक्स डॉट वाई इक्वल टू जीरो, इसका मतलब है कि जो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स होते हैं ना उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, क्योंकि एक्स और वाई जो है वो परपेंडिकुलर है। अगर एक्स और वाई वेक्टर परपेंडिकुलर ही है, मान लीजिए एक्स ऐसे है और वाई ऐसे है, तो इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो परपेंडिकुलर हुए तो परपेंडिकुलर में 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो उससे क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए जैसे कि यहाँ पर कॉस थीटा कॉस 90 डिग्री क्या होगा, मान लीजिए दो वेक्टर का हमें डॉट ये निकालना है, एंगल निकालना है, तो यहाँ पर कॉस 90 डिग्री क्या होता है, जीरो हो जाता है, तो ये यहाँ से मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा, तो एक्स डॉट वाई जीरो हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको अगले पेज पे ले जाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे लिखा है वी नो कॉस थीटा इक्वल्स टू ये, और मैंने आपको बताया था पीछे कि एट 90 डिग्री पे ये जीरो हो जाता है कॉस 90 डिग्री, तो हैंस जीरो इक्वल्स टू ये हो जाएगा और एक्स डॉट ये इधर जाएंगे तो एक्स डॉट वाई की वैल्यू जीरो आ गई। अब एग्जांपल देख लीजिए, मान लीजिए एक्स की वैल्यू ये है, वाई की वैल्यू ये है। अब ये दोनों परपेंडिकुलर है क्योंकि हमें तो कैसे पता चलेगा कि परपेंडिकुलर, तो देखिए एक्स डॉट वाई इक्वल्स टू कितना होगा, एक्स डॉट वाई इक्वल्स टू एक्स, इससे फोर टू जा एट माइनस एट, एक्स डॉट वाई जीरो हो गया। ठीक है, तो एक्स एंड वाई आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स, या परपेंडिकुलर वेक्टर बोलिए या ऑर्थोगोनल वेक्टर्स बोल दे सेम ही है, क्योंकि एक्स डॉट वाई का आंसर जीरो आ गया, तो मतलब इनके बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है तभी इसका आंसर जीरो आया है, तो इसलिए ये ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हो गया। क्वेश्चन आ सकता है कि एक्स एंड वाई क्या ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं या नहीं है, तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि ऑर्थोगोनल वेक्टर्स क्या होता है। तो ऑर्थोगोनल्स मतलब होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ वेक्टर स्पेस क्या होता है। वेक्टर स्पेस का मतलब हो गया कि अ वेक्टर इज अ स्पेस और a three vector in 3 into 1 matrix x equals to xyz where xyz are real number called component of x। वेक्टर का स्पेस नाम से समझ आ रहा है कि वेक्टर का स्पेस मतलब वहाँ बहुत सारे वेक्टर होंगे। मान बहुत सारे वेक्टर जो स्पेस में हो, या एक वेक्टर हो या दो वेक्टर हो तीन वेक्टर हो, जैसे कि 3 into 1 मैट्रिक्स है, इसमें एक्स एक वेक्टर, इसके अंदर वेक्टर में कितने सारे, देखो ये एक एक्स वेक्टर है, इसके अंदर एक्स वाई जेड है, ये सब रियल नंबर है और एक कॉम्पोनेंट है एक्स का, तो ये वेक्टर स्पेस हुआ कि वेक्टर का स्पेस है, इसके अंदर सारे वेक्टर के अंदर सारी चीजें हैं ऐसे। ठीक है, अब वेक्टर के ऑपरेशन बताता हूँ मैं। जैसे वेक्टर में ये ऑपरेशन होता है कि x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू ये है, तो अगर हम किसी स्केलर क्वांटिटी को, स्केलर मतलब हो गए जैसे नंबर हो गए माइनस वन टू थ्री फोर, इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ऊपर भी नीचे भी। वैसे इसमें हम कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी दोनों ऊपर में मल्टीप्लाई, जैसे यहाँ सी की जगह टू था तो टू एक्स इक्वल टू यहाँ पर टू एक्स वन टू वाई वन, ऐसे टू वाई अगर यहाँ पर हुआ तो टू एक्स टू टू वाई टू, तो ये ऑपरेशन होता है। अब हम जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब हम बात करते हैं मैट्रिक्स की। ठीक है, तो क्योंकि लीनियर अलजेब्रा जो चैप्टर है उसमें मैट्रिक्स का भी इस्तेमाल होता है। अगर आपको ये बेसिक्स नहीं आएंगे ट्वेल्थ के, और ठीक है, तो आप ये आगे चैप्टर नहीं कर पाएंगे, आपको बीच बीच में कन्फ्यूजन होंगे कि ये आंसर क्यों आया, ये ऐसे क्यों लिखा। ठीक है, तो मैट्रिक्स
इट इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर और फंक्शंस, देन नंबर और फंक्शंस आर एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। एक ऑर्डर में, ऑर्डर्ड मतलब जो ऑर्डर में हो, एक रेक्टेंगुलर एरे कंप्यूटर साइंस में पढ़ा होगा एरे, ठीक है, ऑफ नंबर्स और फंक्शन, नंबर या फंक्शन की जो नंबर होते हैं वो एंट्रीज होती है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की जो नंबर्स होते हैं वो एंट्रीज होती है। अब रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए इक्वल्स टू ए आई जे एम इन टू एन। यहाँ पर आई मतलब होता है रो और जे मतलब होता है कॉलम, की कौन से रो पे है कौन से कॉलम पे है ये बताने के लिए कि कौन से नंबर पे है, और एम और एन इनका ऑर्डर बताते हैं कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। जैसे कि ये मैट्रिक्स है तो इसमें ये दिया है, ये पहले रो के पहले कॉलम में है, पहले रो के दूसरे कॉलम में, ये ऐसे ही ये बता रहा है, ठीक है। तो ऐसे ये दिया हुआ है, ये रोज हो गई और ये नीचे कॉलम हो गए, ये एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, एक रो, दूसरी रो, तीसरी रो, ठीक है। और ऑर्डर, ऑर्डर मतलब हो गया जैसे कि इसका ऑर्डर 3 into 3 है। क्यों, इसका 3 into 3 ऑर्डर कैसे हुआ, एम 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 मतलब होता है नंबर ऑफ रोज और एन मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रोज कितने, 3, और नंबर ऑफ कॉलम कितने, 3। तो हो गए 3 into 3 ऑर्डर इसका, तो इसका ऑर्डर हो गया 3। अब स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि ये भी मैट्रिक्स के बेसिक है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसमें कि रोज और कॉलम सेम हो, मतलब जो एम और एन की वैल्यू सेम हो, जैसे कि इसमें सेम थी, तो इसमें सेम थी तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स बन गई। जैसे कि ये हो गए, एग्जांपल देते हैं मैंने, ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। और डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जांपल दिया जाए तो देखिए इट पहले मैं आपको बताता हूँ डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स विथ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर नॉन जीरो एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब भी समझ आ रहा है कि एक मैट्रिक्स डायगोनल मतलब डायगोनल में इसके एलिमेंट हो, तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो जिसके डायगोनल में एलिमेंट हो और बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हो वो सारे जीरो हो, ठीक है। तो डायगोनल क्या होता है, ये होता है डायगोनल, हमें पता है। तो इसमें ये भी डायगोनल मैट्रिक्स होगी, इसमें भी डायगोनल होगी, इसमें ये डायगोनल में एलिमेंट नॉन जीरो है, ये दोनों जीरो है। ऐसे ये भी डायगोनल, ये सब जीरो है, ये सब जीरो है, ये तीन ही एक नंबर है, नॉन जीरो है, तो ये हो गए डायगोनल मैट्रिक्स। हम जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इट इज अ मैट्रिक्स इन विच ईच डायगोनल एंट्रीज इज वन एंड इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब एक मैट्रिक्स जिसमें जो हर डायगोनल की एंटिटी है, मतलब जो डायगोनल है इसकी वैल्यू वन होगी और ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, क्योंकि हमें पता है कि आप ये बोल सकते हैं कि एक डायगोनल मैट्रिक्स जिसके की जो डायगोनल एंट्री है एंटिटी है वो वन हो, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। क्योंकि देखिए इसमें बाकी सब नॉन जीरो है और ये तीनों मतलब बाकी सारे जीरो हैं और ये तीन ही नॉन जीरो है और इनकी वैल्यू भी वन ना होनी और डायगोनल एंटिटी की वैल्यू भी वन होनी चाहिए, तब हम कहेंगे कि वो मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसको रिप्रेजेंट करा जाता है आई से, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, देखिए आई से इसको रिप्रेजेंट करा जाता है, कहीं पर लिखा होता है ना आई एक्स, तो मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू एक्स वाली मैट्रिक्स को, ठीक है। अब जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, नाम से समझ आ रहा है कि मैट्रिक्स जिसमें सारी एंटिटी जीरो हो, सारी एंट्रीज जीरो हो, एंट्रीज बोले एंटिटी बोलो, ठीक है, एंट्रीज सारी जीरो, जैसे इसमें जीरो जीरो जीरो, तो ये भी जीरो मैट्रिक्स। इनवर्स, देखिए 2 into 2 मैट्रिक्स का भी इनवर्स जब निकालते हैं तो हम पहले माइनस निकालते हैं, कोफैक्टर निकालते हैं, फिर एडजॉइंट निकालते हैं, फिर उसका उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या ट्रिक्स होती है, जैसे इनवर्स ऑफ 2 into 2 मैट्रिक्स की एक ट्रिक होती है। तो इसमें हमें अगर आ गया कि हमें ये इनवर्स निकालना है तो हम ये नहीं कि इसमें पूरी ट्रिक्स वो पूरा सॉल्व करेंगे, माइनस को फैक्टर उसमें बहुत देर लगती है। तो शॉर्टकट मेथड क्या है इसका, ए बी सी डी, मान लीजिए एक मैट्रिक्स है जिसमें ए बी सी डी एलिमेंट्स है। अब ए इनवर्स क्या होगा, ये होगा 1 by डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए पहले मैं बताता हूँ क्या होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा ए डी माइनस बी सी, मतलब इसको ए डी को मल्टीप्लाई करके माइनस बी इंटू सी, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ ब्रैकेट तो वैसे लगाया मैट्रिक्स के। अब जो ये दो वैल्यू होंगी डायगोनल, इनको इनको वो कर देना, क्या बोलते हैं, रिप्लेस कर देना, मतलब ए की जहाँ पर ए है वहाँ डी लिख देना है और जहाँ डी है वहाँ पर ए लिख देना है। अब क्या है, जो बी और सी है उनको अपनी ही पोजीशन पे रहने देना है, बस यहाँ माइनस लगा देना है। देखिए यहाँ पर ए और डी को हमने यहाँ चेंज कर दिया और बी और सी की जगह माइनस माइनस लगा दिया। तो अगर कोई मैट्रिक्स आ जाती है, मान ली 1 2 3 4, तो क्या करेंगे 1 और 4 जो है इनको तो चेंज कर देंगे, 4 और 1 आ जाएगा। पर जो यहाँ पर 2 और 3 है यहाँ पर -2 और -3 आ जाएगा ऐसे, तो हमारा ए इनवर्स निकल जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ 3 into 3 मैट्रिक्स है, इसमें माइनस को फैक्टर्स का इस्तेमाल होता है। अब देखिए पहले इनवर्स और मैट्रिक्स निकालने के लिए पहले है वैसे हमें डिटर्मिनेंट निकालना होता है, ठीक है। पहले मैं आपको बताया था माइनस को फैक्टर्स के बारे में। माइनस क्या होता है, माइनस का मतलब हो गया
जैसे कि ये पोजीशन पे का हमें इसका हमें माइनर निकालना है इस पोजीशन का, तो हम क्या करेंगे, इसको कट करेंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, तो क्या बचा हमारे पास, ये चारों बचे, तो इन चारों का हम डिटर्मिनेंट टाइप का निकालेंगे। A22 मल्टीप्लाई बाय A33 माइनस A23 मल्टीप्लाई बाय A32। जैसे कि यहाँ पे देखिए A11 का क्या होगा, ये हटा, ये हटा, देखिए मैं बताता हूँ, जैसे A11 का क्या होगा, ये हटा, ये हटा, तो ये चारों बचे, तो ये चारों बचे, तो यहाँ लिख दिया। अब इनका वैसे ही मल्टीप्लाई A22 मल्टीप्लाई बाय A33 माइनस A23 मल्टीप्लाई बाय A32। देखिए ऐसे A12 का, A12 के बारे में ये तो कैंसिल हो जाएगी क्योंकि इससे इसके पास है, तो ये रो मल्टी माइनस और ये रो माइनस, तो ये चारों बचे, तो ये चारों हमने यहाँ रख दिए। ऐसे ही A13 का माइनस निकाल लेंगे। A13 का माइनर क्या होगा, आपको ऐसे अलग से निकालने की जरूरत नहीं, आपका करना माइनर नाम की एक ऐसे मैट्रिक्स बनाना, उसमें डायरेक्ट लिख देना। मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊं तो आपको आराम से समझ आ जाएगा, क्योंकि अभी जब हम स्टेप्स बता रहे हैं तो इसमें बहुत मुश्किल लगता है ये। देखिए हम जैसे A13 निकालेंगे तो ये माइनस तो ये चार होगा, अगर ये निकालेंगे तो ये माइनस तो ये चार बचे, ऐसे ही। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कोफैक्टर्स। तो देखिए कोफैक्टर्स में क्या होता है, कोफैक्टर मतलब सी आई जे, जैसे कि वहां पर A11 A12 दिखा था ना, तो सी आई जे इक्वल टू -1 की पावर आई प्लस जे, और एम आई जे मतलब ये माइनर है। जैसे इसका मतलब ये है कि जिस भी पोजीशन में, जैसे कि A11 पोजीशन होती है, तो इसमें 1 + 1 कितना होता है, ये 2 होता है, तो -1 की पावर 2 क्या होगी, 1 ही होगी, तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अगर मान लीजिए इन दोनों का ऐड करके यहाँ पर आ जाता है ऑड नंबर, तो जैसे ऑड नंबर आता है तो ये -1 का क्या होगा, -1 की पावर 3 क्या होगी, मान लीजिए A12 आ गया, A12 की पोजीशन में क्या होगा, ये 3 की जगह ये 3 हो जाएगा, और 3 -1 की पावर 3 क्या होती है, -1 ही होगा, तो यहाँ पर जो वैल्यू है उसमें माइनस लग जाएगा ये। ठीक है, तो माइनस लग जाएगा, उसके बाद जो कोफैक्टर्स निकल जाएंगे हमारे, हम ठीक है, जो कोफैक्टर्स निकल जाएंगे, तो आप एक मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ पीछे। जैसे कि हमने यहाँ पर ये लिखा था A11 A12 A13 A21, ठीक है, तो देखिए ये, और ये इवन, ये इवन, ये इवन नहीं, हाँ ये इवन है, और ये भी इवन है, तो बस ये चार, एक दो तीन चार, ये चार के ही साइन चेंज हो जाते हैं। अगर यहाँ पर प्लस 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 है तो यहाँ माइनस 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 हो जाएगा, या माइनस 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 है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है यहाँ प्लस है, सबके साइन साइन जो होंगे वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, अब हमने कोफैक्टर्स निकाल दिए हैं। अब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट निकालेंगे मैट्रिक्स का, तो क्या होता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मतलब होता है कि मान लीजिए यहाँ पर था ABCD, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ABCD का ट्रांसपोज हो जाएगा, इसको उल्टा कर देंगे, मतलब रो की जगह कॉलम आ जाएगा, कॉलम की जगह रो, तो AB को क्या लिख देंगे, AB रो में है तो इसे कॉलम में लिख देंगे, ABCD रो में है तो इसे कॉलम में लिख देंगे, तो ये होता है ट्रांसपोज करना। ट्रांसपोज कर देंगे तो एडजॉइंट निकल जाएगा मैट्रिक्स का, तो ये रहा एडजॉइंट ए। तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या है, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, पहला जो A11 लिया था हमने, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, या A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, तो इसमें क्या होगा, A1 डिटर्मिनेंट होगा A1, तो इन चारों को मल्टीप्लाई माइनस A12, फिर इसमें से इन चारों का, ठीक है, प्लस A13, ये कटा तो इन चारों का। ठीक है, तो इनकी जब हम सॉल्व कर लेंगे, इनका तो सॉल्व करना आपको मैंने आपको पीछे बताया ही है। तो अब सॉल्व कर लोगे तो ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी, और जब ए मतलब सॉरी, तब आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ जाएगी। जब केस ये आ जाएगा ना, और हाँ ये भी ध्यान रखना कि इसकी जो वैल्यू है ना वो जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर इसकी वैल्यू जीरो आ गई तो 1/0, और 1/0 क्या होगा, इनफाइनाइट। ठीक है, तो वहाँ पर इनवर्स निकल ही नहीं पाएगा, अगर वहाँ पर जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू अगर जीरो आ गई तो मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। जैसे कि हम नीचे क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है फाइंड ए इनवर्स निकालना है इस मैट्रिक्स का। तो पहले हम निकालेंगे माइनर, तो माइनर कैसे निकालेंगे, माइनर इक्वल टू पहले इसका माइनर निकालेंगे, इसका इस पोजीशन का, तो इस पोजीशन का क्या होगा, ये हटेगा, ये हटेगा, ये चारों बचे, तो 2 1 जा 2 माइनस -3 इंटू -1 क्या होता है, +3 हो जाता है, 2 -3 -1, ऐसे इस पोजीशन का निकालेंगे, तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये चारों बचेंगे बस। 2 2 जा 4 -4 इंटू -1 -4,
तो 4 माइनस माइनस प्लस, तो 4 प्लस 4 हो जाएगा 8। ऐसे हम सारी पोजीशन का निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे कि इस पोजीशन का क्या होगा, ये हटेगा तो ये चारों बचे, तो कितना होगा -3 -6, -3 -6 क्या होता है -9। तो इस पोजीशन का -9 आ गया। ऐसे हमने माइनस निकाल लिए। अब माइनस निकालने के बाद पहले मैं माइनस निकालने के बाद हमें कोफैक्टर निकालना होता है। पर पहले हम कुछ भी निकाल सकते हैं। पहले मेरे हिसाब से जब आप करेंगे ना, तो पहले आप ए इनवर्स की ए की वैल्यू निकालना, डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा, वही 3 इनका मल्टीप्लाई। तो इनका मल्टीप्लाई मैंने आपको यहाँ बताया था, -1 हो जाएगा। माइनस माइनस इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 2 2 जा 4 माइनस माइनस, और ये माइनस हो गया तो माइनस माइनस प्लस 2, तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, मैंने आपको यहाँ बताया था। ऐसे इस पोजीशन का क्या होगा, इसका होगा -6 -4 -10। तो यहाँ पर +3 मल्टीप्लाई बाय -10 आ जाएगा। ठीक है, मैंने आपको ऊपर बताया था इसका कैसे निकाल का फॉर्मूला टाइप का। ठीक है, तब सब सॉल्व करेंगे तो इसका आ जाएगी वैल्यू -17। -17 जीरो के इक्वल नहीं है, तो इनवर्स इसका एग्जिस्ट करेगा, और माइनस की वैल्यू निकाल ली है। को फैक्टर का में क्या करना है आपको, सिंपल है, कुछ नहीं करना है। जो ये चारों वैल्यूज है ना, इनमें माइनस लगा देना है। 8 का -8 कर देना है, 5 का -5, -9 का +9 कर दो, और -1 का +1, और सब सेम रखना है। अब आगे चलते हैं, अब निकालेंगे एडजॉइंट। अब एडजॉइंट में क्या करा हमने, वैल्यू को ना ट्रांसपोज कर दिया। ठीक है, जो यहाँ पर हमारा पीछे आ रहा था आंसर -1 -8 -10, उसके हमने रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, मतलब ट्रांसपोज कर दिया, तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो मैंने आपको पहले आगे बताया था ट्रांसपोज क्या होता है। ठीक है, तो ए इनवर्स क्या होता है, 1 अपॉन ये एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमने निकाल ली, तो एडजॉइंट ऑफ ए हमने यहाँ निकाला है, तो लिख दिया। माइनस को मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये सब प्लस बन गए और ये तीनों माइनस बन गए। ठीक है, तो हमारा आ गया है आंसर। अब ये तीन जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये लास्ट टॉपिक है इसका, मतलब लास्ट है इस पहले वाले का। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि जब आप गॉसियन एलिमिनेशन या ईगन वेक्टर्स निकालेंगे ना, तब इसका बहुत इस्तेमाल है। तो इनको बहुत इंपॉर्टेंट से पढ़ लेना। ठीक है, और जो ये ऊपर मैंने आपको बताया, ये 3 to 3 मैट्रिक्स वाला, ये भी काम आएगा आपका ईगन वेक्टर निकालने में। ठीक है, ईगन वेक्टर ईगन वैल्यूज निकालने में, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा इसी सीरीज में। तो पहले देख लेते हैं अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का हमें नाम से समझ आ रहा है, ऊपर की तरफ ट्रायंगल मैट्रिक्स बनाना, ऊपर की तरफ बनानी है। तो ये देखिए, ऊपर की तरफ हमने बना दी है ट्रायंगल मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ए आई जे इक्वल टू 0, मतलब ए आई जे उस पोजीशन पे वैल्यू 0 होगी जहां पर आई की वैल्यू जे से ग्रेटर होगी। जैसे ये है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1 और 1 तो इक्वल है, ये आई की वैल्यू छोटी है और ये बड़ा है। यहाँ पर आई की वैल्यू बड़ी हो गई है और जे की वैल्यू छोटी हो गई है। देखिए, तो यहाँ पर 0 होना चाहिए। अगर यहाँ 0 है तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक है, जैसे कि अगर हम 3 into 3 मैट्रिक्स की बात करें, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 0 0 0, ये भी एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी। क्यों, क्योंकि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन रही है। जैसे कि इस पोजीशन की बात करें तो ये 8 2 1 हो जाती है, तो यहाँ पर भी 2 बड़ा हो गया है, मतलब आई बड़ा हो गया। जैसे यहाँ पर 3 1 हो जाता है तो 3 बड़ा हो जाएगा, यहाँ पर 3 2 हो जाएगा तो 3 बड़ा हो जाएगा, ऐसे। ठीक है, और लोअर ट्रायंगुलर का मतलब हमें समझ आ रहा है कि नीचे ट्रायंगल बनना चाहिए। नीचे तक की तरफ का ट्रायंगल मतलब नीचे की तरफ का ट्रायंगल। इसमें क्या होगा, जब आई की वैल्यू छोटी हो गई तब वहां पर पोजीशन पे 0 होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ बराबर है, यहाँ बराबर है, यहाँ बड़ी है आई की वैल्यू, पर आई की वैल्यू छोटी यहाँ पर है जे से, तो यहाँ पर 0 जब होगा तो ये बन जाएगी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब अगली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर। तब तक के लिए बाय।